देश का संविधान 26 नवंबर को तैयार हुआ था और सामने आया था। संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और हमको ये देखना चाहिए कि हमारे संविधान ने, जिसको हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स ने तैयार किया था और पॉलिटिशियंस ने तैयार किया था, वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ उसके अंदर प्रियम्बल में हमारी देश की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको रखा गया है। फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, इंसाफ है, इक्वलिटी है। ये मूल जो है देश की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे प्रियम्बल में मौजूद है। उसके बाद हम अब जब आते हैं फंडामेंटल्स, यानी जो हमारा देश के संविधान का जो सेकंड बाब है, उसमें जो यहाँ अलग अलग लोगों को और यहाँ के अलग अलग धर्मों को और इसमें और लोगों की खुद की आज़ादी की बात कही गई है, तो वो सब फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे देश के, वो फंडामेंटल राइट्स में जहाँ इस बात की हैसियत को महसूस किया गया कि लोगों को पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए, पर्सनल आज़ादी मिलनी चाहिए, वहीं जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बाकी रहनी चाहिए, उनको जो रिलीजियस फ्रीडम है वो मिलना चाहिए। ये सब बातें भी उसके अंदर हमको मिलती हैं। इसी तरह से हम अब संविधान को अगर आप देखेंगे तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे सुरक्षित रहें और देश की सेकुलर वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाकी रहें, और जो डेमोक्रेटिक हमारे देश में जो आज़ादी मिली हुई है लोगों को, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और उस आज़ादियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए हमारे संविधान के अंदर इसका प्रोविज़न भी किया गया। जहाँ संविधान के या डेमोक्रेसी के 4 पिलर आमतौर पर बताए जाते हैं, 3 पिलर बताए जाते हैं कि एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, और तीसरा जो है वो जुडिशरी है। लेकिन एक चौथा पिलर है, वो चौथा पिलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है मीडिया। तो ये 4 पिलर किसी भी डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन 4 पिलर्स के दरमियान में क्या तालमेल होगा, किसकी क्या हैसियत होगी, किसका क्या रोल होगा, ये सब चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वेल डिफाइंड है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बहुत सारे इदारों को स्थापित किया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया है जो इनडायरेक्टली देश की डेमोक्रेसी को और देश के सेकुलरिज्म को बाकी रखने का काम करते हैं। तो हम उसको जो है ये कह सकते हैं कि ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑटोनॉमस हैं, उनको हुकूमत के इंटरफेरेंस से बाकी रखने के लिए, इंटरफेरेंस से रोकने के लिए भी उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत को बाकी रखा गया कि वो इंडिपेंडेंट तौर पे बड़े हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट रोल होगा और वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, जिसमें अंदर हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, वो उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और उनकी इंडिपेंडेंस बाकी रहेगी। तो वो इंस्टीट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो देश के अंदर एजुकेशन का सिस्टम है, इसमें यूजीसी का रोल है। ये सब चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी उनकी ऑटोनॉमी बाकी रहे, उनकी इंडिपेंडेंस बाकी रहे, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत सारे उपाय सजेस्ट किए गए। बदकिस्मती से आज जो पार्टी देश के अंदर सत्ता में आ गई है, वो इन मूल वैल्यूज़ को की कोई हैसियत नहीं रखती है। उसकी पूरी कोशिश ये थी कि पहले संविधान के ही ढांचे को तब्दील कर दिया जाए। संविधान के अंदर जो 4 बातें कही गई है कि जिसमें जस्टिस है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, और ये इसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को निकालने की कोशिश की गई, सेकुलरिज्म को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकी। फिर अब ये कोशिश की जा रही है कि संविधान की जो यानी जिन धाराओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो धाराओं की जो
सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये हैसियत मुतय्यन की है कि वो उसका रोल क्या होगा और उनकी हैसियत क्या होगी, अब उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो ऐसे इदारे जो डेमोक्रेसी के बाकी रखने में रोल प्ले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इवन जुडिशरी है, उसमें जो हस्तक्षेप हो रहा है गवर्नमेंट का, उसमें जो दाखलत हो रही है, उसने पूरे संवैधानिक ढांचे को और संविधान की जो मूल धाराएं हैं उन सब पर एक तरह से अंकुश लगाने का काम शुरू कर दिया है। हम समझते हैं कि ये देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब देश का लोकतंत्र दांव पे लग जाए, जब देश का सेकुलरिज्म दांव पे लग जाए, जब देश के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो दांव पे लग जाए, जब देश के अंदर संविधान यानी देशवासियों के दरमियान में पोलराइजेशन की कोशिश हो, तो इससे संविधान की जो मूल धाराएं हैं, संविधान की जो मूल वैल्यूज़ हैं, वो सब मुतासिर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस संदर्भ में और इस सूरत हाल में हमारे देशवासियों का एक बहुत बड़े कर्तव्य है। वो कर्तव्य ये है कि वो कैसे संविधान को सुरक्षित रखें, कैसे संविधान के हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश करें, कैसे संविधान के जो इंडिपेंडेंट नेचर है और जिस तरह उसने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, जिस तरह से ऑटोनॉमस बॉडीज़ खड़ी की हैं, उनकी ऑटोनॉमी, उनकी इंडिपेंडेंस बाकी रहे। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है जो देशवासियों पर, बुद्धिजीवी लोगों पर आयद होती है कि वो कैसे आगे बढ़कर इसको रोकने की कोशिश करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक बहुत बड़ा क्राइसिस देश के अंदर पैदा हो जाएगा। और वो क्राइसिस ये होगा कि संविधान तो बाकी रहेगा लेकिन उसकी स्पिरिट और उसकी रूह निकल जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए, जिस तरह आजकल हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बगैर किसी डिबेट के, सिर्फ संख्या के बुनियाद पर कि आपके पास में संख्या है, आपके पास नंबर हैं, तो आप जो चाहें कानून को पास करा लें। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि आर्टिकल 371 का जो एब्रोगेशन हुआ, वो ये इस दिशा का एक ऐसा कदम है, यानी संविधान को अंडरमाइन करने का, संविधान की को संविधान के ज़रिए से ख़त्म करने का जो कोशिश की गई थी, वो एक अलार्म था हमारे लिए कि उन्होंने आर्टिकल 370 जो संविधान का दिया हुआ ही एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को में संशोधन किया और उसको एब्रोगेट कर दिया। फिर हम देखते हैं उसके बाद फिर जिस तरह और भी पार्लियामेंट के अंदर एक के बाद एक लगातार कानून बनाए जा रहे हैं, उसमें डेमोक्रेसी की और लोकतंत्र की जो मूल वैल्यूज़ हैं कि वहाँ डिबेट हो, वहाँ डिस्कशन हो, अगर कोई बात तय नहीं हो पाए तो वो कमेटियों को भेजी जाए, चाहे पार्लियामेंट लोकसभा का इशू हो, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा सकता है, या राज्यसभा का इशू है तो एक कमेटी उसको भेजा जा सकता है, लेकिन वो उन कमेटियों को भी पास किया जा रहा है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। जबकि अपोजिशन पार्टियां बार बार ये मुतालबा कर रही हैं, बार बार ये दोहरा रही हैं कि ये आप स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दीजिए, आप ये कमेटी के हवाले कर दीजिए, लेकिन वहाँ उन कमेटियों के हवाले नहीं किया जा रहा। फिर डिबेट भी नहीं हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ चाहे आप जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी की अक्सरियत है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, तो वहाँ तो कोई भी चीज़ डाली जाती है बगैर किसी डिबेट के वहाँ मंजूर हो जाती है। उसके बाद फिर जब आप राज्यसभा में जाते हैं उस कानून को लेकर, तो फिर वहाँ मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जिस तरह से जो रीजनल पार्टियां हैं उनको डरा धमका कर, लालच देकर उनसे अपने हक में फैसले करवा लिए जाते हैं या उनको एब्सटेन करवा लिया जाता है, तो जैसे तैसे ऐसे कवानीन मंजूर होते हैं। अभी हाल ही के अंदर में हमारे 3 फार्म बिल जिस तरह मंजूर किए गए, और उसमें आज का दिन आप जानते हैं कि देश के किसानों ने और फार्मर्स ने एक एजुटेशन कॉल दिया था, और वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनको हरियाणा बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर के ऊपर किस तरह रोक दिया गया, और पूरी यानी जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, जो डिसेंट की जो आज़ादी है लोगों को, उसका अधिकार उससे भी वंचित किया जा रहा है कि आप आके किसी मामले में कुछ नहीं बोल सकते। इसी तरह से आप जानते हैं कि सीए का जो बिल मंजूर किया गया, कानून बन गया सीए, उसमें भी हम देखते हैं कि सब सीए के सिलसिले में भी जो तरीक़ा इख्तियार किया गवर्नमेंट ने कि इस पर भी एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया पार्लियामेंट से जो असंवैधानिक है, इसलिए कि हमारा संविधान बहुत साफ तौर पे कहता है कि कोई भी कानून किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन इस कानून में हम देखते हैं कि इन्होंने एक ख़ास समुदाय को डिस्क्रिमिनेट किया है।
तो ये असंवैधानिक कवानीन तक, ऐसे असंवैधानिक लॉज भी इस गवर्नमेंट से मंजूर हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे इसके ऊपर में कि अगर इस तरह, इस दिशा में और इस अंदाज में गवर्नमेंट चलेगी तो फिर आइंदा का भारत कैसा बनेगा, उसका कैसा निर्माण होगा। हमने 70 साल की कोशिशों से इस संविधान को लागू करने में, इस संविधान की मूल धाराओं को, ठीक है बहुत सारी गलतियां पिछली हुकूमतों ने भी की है, संविधान को उन्होंने भी अंडरमाइन किया गया, लेकिन इस वक्त तो पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है संविधान के साथ में। पूरी तरह से जो है संविधान को ख़त्म करने की या उसकी स्पिरिट को, उसकी रूह को निकाल देने की पूरी कोशिश हो रही है। तो आज का ये दिन जो है हम सब देशवासियों पर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अब भी वक्त नहीं आया है कि देश के जो लोग हैं, देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, देश को जो लोग एक सुरक्षित देश के तौर पर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर, हमारे देश की यही पहचान है ना पूरी दुनिया में कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरी बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अगर लोकतंत्र की जो पहचान है वही गायब हो जाए, लोकतंत्र की दिशा और दशा बदल जाए, तो फिर वो लोकतंत्र से दिखने की हद तक, कागज की हद तक रह जाएगा, लेकिन वो समाज में खड़ा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त हम सब के लिए बहुत बड़ा चिंता का वक्त है, बहुत चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह देश में यहाँ CAA के खिलाफ जो विरोध हुआ था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था पूरे देश के अंदर में, अब जिस तरह पुलिस और जिस तरह गवर्नमेंट उन लोगों को जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, चाहे वो यूपी में लिया हो, चाहे दिल्ली में लिया हो, चाहे कर्नाटक में लिया हो, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करके, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस खड़ा करके जिस तरह उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर में UAPA और बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट इस मुल्क में जो बोलने की आज़ादी है, जो डिसेंट की आज़ादी है कि अपनी बात को, अगर हमको हुकूमत से किसी मामले में हुकूमत से विरोध है, सत्ता पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते, उससे उसकी बात से सहमत नहीं है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये अधिकार हमारा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमको दिया गया है। लेकिन जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पर ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं और आपको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है कि फिर ऐसा लगता है कि लोगों की हिम्मतें टूट जाएं, लोग जो है बैठ जाएं, आगे ना बढ़ने लगें। तो बिल्कुल हिटलरशाही अंदाज में, तानाशाही अंदाज में इस वक्त में हमारे देश की सत्ता में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर देशवासी इस वक्त खड़े नहीं होते हैं, मैदान में नहीं आते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हमें अंदेशा है, हमें डर है इस बात का, इस बात का अप्रीहेंशन है कि फिर ये सब चीज़ें जो हमको मिली हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, वो हमसे छीन जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहेगा, ढांचा उसका बाकी रहेगा, उसकी रूह खत्म हो जाएगी, उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि आज पूरे देश के सामने ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक इशू नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ पार्लियामेंट से कुछ बिल ऐसे मंजूर हो रहे हैं, कुछ ऐसे कानून बन रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। मसला सिर्फ इसका नहीं है, आप पूरी पॉलिसीज देख लीजिए गवर्नमेंट की, प्रो कारपोरेट पॉलिसी, प्रो यानी जो देश के अंदर जो सरमायादार तबका है, जो पूंजीवादी तबका है, उसके हित में जो चीज़ें बन रही है। अब देखिए, अभी हाल ही में ये कोविड की क्राइसिस को जिस तरह इस गवर्नमेंट ने निपटने की कोशिश की, जो लोग माइग्रेंट वर्कर जो बेरोजगार हो गए, जब वो वापस आने लगे, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, और आज भी देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह लड़खड़ा गई है, जॉब्स खत्म हो गए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसकी तरफ में उसके लिए उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं, कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं है। इसके मुकाबले में हर कोशिश यही हो रही है कैसे हम ऐसे नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना दें, कैसे पब्लिक के दरमियान में पोलराइजेशन हासिल कर लें, कैसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा कर दें और वोट को पोलराइज करके किसी तरह से सत्ता को अपने हाथ में ले लें। ये जो कोशिश हो रही है, इसने जो बेसिक सवालात हैं, रोज़ी रोटी के मसले हैं, रोज़गार के मसले हैं, फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, लेबरर्स के इश्यूज़ हैं, ये सवालात को पीछे डाल दिया है। इन सवालों पे कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, आप देखिए बिहार के इलेक्शन में क्या मुद्दे थे।
जो जो गवर्नमेंट वहाँ सुरक्षा नहीं दे सकी लोगों को, जो गवर्नमेंट वहाँ लोगों के बेसिक इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकी, जो रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं दे नहीं सकी, लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकी, वो गवर्नमेंट फिर दोबारा पावर में आ जाती है बाय हुक एंड क्रुक, इसलिए कि वहाँ इश्यूज ही नहीं रेज हुए। जो असल इश्यूज थे, जो असल मुद्दे थे, उनको हटाकर कभी राजपूत की सुसाइड का इशू लेके खड़ा हो गया, कभी रियाज चक्रवर्ती के इशू लेके खड़ा कर दिया गया, कभी कोई और इशू लेके खड़ा किया। जो सेंटिमेंटल इमोशनल इश्यूज को मैदान में लाकर असल मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही। अगर देश ये इस रास्ते पे चल पड़ा, हमने देश के अंदर यानी पिछले 70 सालों में ये कोशिश की कि लोग पढ़ें लिखें, बुद्धिजीवी बने, आगे बढ़ें और जाहिलियत के अंधेरों से बाहर निकलें, इग्नोरेंस से बाहर निकलें और बुनियादी सवालात पे बात करें। उन लोगों को आज इमोशनल इशूज़ में फंसाया जा रहा है, उन लोगों को आज जो है ऐसे नॉन इशूज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है जो देश के असल इशू है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। हमारा देश का नौजवान, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश की जो अल्पसंख्यक ग्रुप हैं वो, हमारे देश के दलित, हमारे देश के जो आदिवासी हैं, ये सब लोग आज परेशान हैं, लेकिन इन परेशानियों का समाधान निकालने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। आप सोचिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, क्या इस अर्थव्यवस्था के साथ में, क्या इस बेरोजगारी के साथ में, क्या इस भूखमरी के साथ में, क्या इस असंवैधानिक तरीक़ों से सत्ता चलाने के साथ में हम विश्व गुरु बन सकते हैं? हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें यहाँ के देशवासियों की जो बेसिक इश्यूज हैं उनको हल करना पड़ेगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले, सर छुपाने के लिए छत मिले, हाथ को काम मिले, बच्चों को अच्छी फ्री कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिले, लोगों की डिग्निटी बाकी रहे, महिलाओं की जो चेस्टिटी है, डिग्निटी है, वो बाकी रहें, वो सुरक्षित रहें, वो समाज में से उठा के चल सकें। दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज़ को ये लगे कि ये मेरा देश है और मेरे देश की गवर्नमेंट जो है वो मेरे हितों के बारे में सोचती भी है, फैसले भी करती है। दोस्तों और साथियों, ये वक्त हम सब के लिए एक बहुत चिंता का वक्त है और हमें देश की लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान के दिए हुए मूल धाराओं को बचाना है, उसकी स्पिरिट को बाकी रखना है और जो बुनियादी बेसिक इश्यूज हैं उन पे हमें आगे बढ़ना है। हमारे देश के अंदर जब तक के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ साथ मिलकर देश के निर्माण में अपना योगदान नहीं करेंगे, ये देश न तो विश्व गुरु बन सकता है, न कोई तरक्की कर सकता है। जो लोग देश को देश के समाज को इस तरह बांटने की कोशिश करें हिंदू और मुसलमानों में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम इस देश के अंदर एक आम आदमी को भी, जो समाज के कितने ही किनारे पे खड़ा हुआ, उस आदमी को भी मेन स्ट्रीम में लाना है और उस आदमी के भी की डिग्निटी को, उस आदमी की सुरक्षा को, उस आदमी की बेसिक सवालात को हमें हल करना है। हम अगर ये नहीं कर पाए तो हमने 70 सालों में जो कुछ हासिल किया था वो हम खो देंगे। दोस्तों और साथियों, आज 26 नवंबर का ये दिन हमें आवाज़ दे रहा है, हमें आवाज़ दे रहा है, अब जाग जाएं हम लोग, मैदान में आ जाएं हम लोग। और जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हमारे मूल अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हो, आवाज़ उठाएं। ऐसा ना हो कि फिर कल आप आवाज़ उठाने के लायक भी बाकी न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।